देखो यहाँ पे हम समझने वाले हैं CH आबंध की प्रकृति। ठीक है, इसको हम समझते हैं। इसको समझने के बाद कौन सा एल्किल हैलाइड कितना ज्यादा रिएक्टिव होता है वो हमको पता चलेगा, जब तक ये नहीं समझेंगे। फिर यहाँ पे समझेंगे एल्किल हैलाइड के बनाने की विधियां। विरचन का मतलब होता है बनाना, निर्माण, संश्लेषण। ठीक है, कौन कौन सी विधियां हैं, तो इसमें हम मुख्यतः 3 विधि समझेंगे। ठीक है, 3 विधि हमको यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एल्किल हैलाइड है, इसका मतलब यह है कि हैलाइड किससे जुड़ा होगा, किसी कार्बन से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि हैलोजन परमाणु जो होता है वो कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, किस तत्व के पास इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है तो उनमें पाया जाता है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बनता हो। तो इसका मतलब यह है कि कार्बन और हैलोजन ने ये जो बंध का निर्माण किया है, इसमें दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो लेकिन हैलोजन परमाणु ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, इसलिए जो दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो किसकी तरफ आकर्षित रहेंगे, ज्यादातर हैलोजन परमाणु की तरफ। अब इसका भी इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आंशिक रूप से फिसल गया है या आकर्षित हो गया है, किसकी तरफ, हैलोजन परमाणु की तरफ। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन इसके आंशिक रूप से आ गया, इसलिए इस पर क्या होगा, आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा, आंशिक धनावेश आ जाएगा। तो इस समय तो यह जो बंध हो गया, यह तो सहसंयोजक बंध है, लेकिन अब यह बंध क्या हो गया, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बन गया, क्योंकि अब इसमें ध्रुव का निर्माण हो गया, एक तरफ प्लस और दूसरी तरफ माइनस। समझ कितना, तो यहाँ पे इसको ये ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बन गया। और जहां पे ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनता है वहां पे उत्पन्न होता है द्विध्रुव आघूर्ण, यानी डाइपोल मोमेंट। इसको हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है आवेश प्लस बंध लंबाई। बंध लंबाई का मतलब वहां पे दूरी भी हो सकती है। ठीक है, जब इन पर आवेश आया है तो उस आवेश का मान कितना होगा और इनके बीच की दूरी कितनी होगी, C और H के बीच की दूरी। इसको समझने से पहले हमको आकार जानना होगा हैलोजन परमाणुओं का, क्योंकि सभी हैलोजन परमाणु के साथ कौन जुड़ा रहेगा, कार्बन जुड़ा रहेगा। तो कार्बन का तो आकार सेम रहेगा, डिफरेंट कौन रहेगा, हैलोजन परमाणु। ठीक है, तो हैलोजन परमाणु का आकार का क्रम जो होता है, अब याद रखो कि जो सबसे ऊपर होगा उसका आकार सबसे कम होगा। ठीक है, आवर्त सारणी में फ्लोरीन सबसे ऊपर आता है। ठीक है, और फिर उसके पास 2 ही कक्षक होते हैं, 2 ही कक्षा होती हैं, और फिर उसके नीचे कौन आता है, क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन। इसका मतलब सबसे छोटा आकार किसका होगा, फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर लास्ट में सबसे बड़ा किसका आकार होगा। अब ये थोड़ा सा इसमें समझ के देखो, अगर फ्लोरीन का आकार इतना छोटा है और कार्बन का आकार मान लो ये इतना छोटा है, ठीक है, तो इसके नाभिक के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, आबंध लंबाई कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आकर्षण इसके और उसके बीच में ही लगेगा, नाभिकों के बीच में, तो यहां पर आबंध लंबाई इतनी होगी। और जैसे जैसे आकार बढ़ता जाएगा, तो जब आकार बढ़ता जाएगा तो उसके बाद बंध लंबाई भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब ये कार्बन तो इतना ही बड़ा रहेगा, लेकिन आयोडीन का इतना बड़ा हो गया। जब आयोडीन इतना बड़ा परमाणु हो गया तो इसके बीच बंध लंबाई क्या होगी, और ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि यक्ष परमाणु यानी हैलोजन परमाणु का आकार का जो क्रम होगा वो फ्लोरीन का सबसे कम होगा, फिर क्लोरीन का होगा, फिर ब्रोमीन का होगा, और सबसे बड़ा आकार किसका होगा, आयोडीन का होगा। और आपने ये भी पढ़ा है कि बंध लंबाई जितनी बड़ी रहेगी उसको तोड़ना उतना ही आसान रहेगा। समझ रहे हो ना। अब उसको थोड़ा समझते हैं। तो बंध लंबाई का क्रम क्या होगा, इसको याद रखना जरूरी है। बंध लंबाई का क्रम क्या होगा, तो बंध लंबाई सबसे बड़ी किसकी होगी, आर आई की। आर माने कार्बन, समझ लेना, कार्बन यहाँ पे, और आर आई की लंबाई सबसे बड़ी होगी। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिस बंध को आसानी से तोड़ा जा सके, उसका जो वो ज्यादा क्रियाशील होगी, नहीं आराम से तोड़कर उसमें कोई और दूसरा परमाणु आ जाएगा। तो इसको ऐसे भी समझना, बंध लंबाई ज्यादा बड़ी है तो उसको तोड़ना भी आसान होगा। जब उसको तोड़ना भी आसान होगा तो उसमें वो उसकी क्रियाशीलता भी अधिक होगी। ठीक है, तो आर आई होता है, फिर आर बी आर होता है बंध लंबाई। सबसे कम यानी सबसे छोटा बंध लंबाई किसका होता है, आर एफ का। इसलिए इसको बंध को तोड़ना ज्यादा ऊर्जा लगती है, इसमें बंध को ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। और वहीं पे इसी से रिलेटेड हम बंध एंथैल्पी समझ लेते हैं। बंध एंथैल्पी का मतलब ये होता है कि किसी भी बंध को तोड़ने में लगने वाली ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा। अब एक एग्जांपल के द्वारा हम दे दें, अगर हम आपको बड़ी डंडी दे दें, ठीक है, बड़ी लकड़ी दे दें तो उसको तोड़ लोगे, लेकिन जैसे धीरे धीरे तोड़ते तोड़ते जब छोटी लकड़ी बचेगी तो उसको तोड़ना थोड़ा
मुश्किल हो जाता है ना, तो यही समझाने की कोशिश हो रही है। बंध एंथैल्पी का मतलब होता है कि किसी बंध को तोड़ने में कितनी ऊर्जा लगती है। तो बंध एंथैल्पी कितना होगा, तो बंध एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसका होगा, क्योंकि इसका लंबाई, बंध लंबाई सबसे छोटा है, सबसे कम है, इसलिए इसको तोड़ना भी जितना, इसको तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी, तो इसकी बंध एंथैल्पी ज्यादा रहेगी। ठीक है, आरसीएल, फिर उसके बाद आरसीएल, फिर आरबीआर और आरआई। एक चीज और समझ लेते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण क्रम जो होता है, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण का जो होता है उसमें आरसीएल पहले आ जाता है, जैसा कि किताब में दिया ना, आरसीएल पहले आ जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण कब उत्पन्न होता है, वही जब ये जो सहसंयोजक बंध होता है वो ध्रुवित हो जाता है, तो वहां पर उत्पन्न हो जाता है द्विध्रुव आघूर्ण। तो आरसीएल का पहले होगा, फिर आरएफ का होगा, फिर आरबीआर, और सबसे क्या होता है, आरआई होगा। सबसे कम ध्रुवित यही होगा। अब सबसे कम ध्रुवित आर आई क्यों होगा, सबसे कम ध्रुवित आर आई इसलिए होगा क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। जब विद्युत ऋणात्मकता घटेगी तो उनका आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश का मान भी क्या होगा, घटेगा। थोड़ा समझने की कोशिश करना ना, तो इनका भी मान क्या होगा, घट जाएगा। तो इसीलिए इसमें बस इतना याद रखना है कि आरएफ तो ऊपर होता है, लेकिन इसका द्विध्रुव आघूर्ण आरसीएल से कम होता है, तो ये वाला क्रम आपको याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम समझते हैं एल्किल हैलाइड के विरेचन की विधियां, यानी कैसे निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास हाइड्रोकार्बन रहेगा, हाइड्रोकार्बन में केवल दो ही लेना है, एक आपको एल्केन लेना है और एक एल्कीन लेना है। तो हाइड्रोकार्बन को हम दो प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं हाइड्रोकार्बन से। तो सबसे पहले इसमें क्या बताया गया, एल्केनो से कैसे प्राप्त करेंगे। अब एल्केनो से दिया है तो इसमें मुक्त मूलक द्वारा, मुक्त मूलक मतलब जिसमें फ्री रेडिकल बनते हो, मुक्त मूलक जैसे मान लो कि हमने Cl2 का अभिक्रिया करवाना है, ठीक है। अब Cl2 का अभिक्रिया करवाना है तो इनके बीच में सहसंयोजक बंधे, पहले इसको तोड़ना पड़ेगा ना। जब इनके बीच में जब तोड़ा जाता है तो यहाँ पे होता है समविदलन। समविदलन का मतलब जब दोनों सहसंयोजक बंध टूटते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है। तो ये जो निर्माण करते हैं बाद में चलकर, तो इनके पास यही, इसी को हम क्या कहते हैं, मुक्त मूलक कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, मुक्त मूलक कहते हैं। तो इसके द्वारा कैसे हम क्या करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं। सबसे पहले इसमें हमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है, ध्यान समझने को, कि हम हैलोजनीकरण कर लेंगे, ठीक है। मुक्त मूलक द्वारा निर्माण होगा, जैसे Cl2 से अभिक्रिया करवाना है, Br2 से अभिक्रिया करवाना है, I2 से अभिक्रिया करवाना है, या फिर F2 से अभिक्रिया करवाना है। तो इसके द्वारा यानी एल्केनो के द्वारा हम किस प्रकार का एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, यहां पे हम थोड़ा समझते हैं। देखो, यदि हमने एल्केन को अधिक मात्रा में ले लिया है तो वहां पे क्या हो जाएगा, मोनो हैलोजनीकरण। मोनो हैलोजनीकरण का मतलब क्या होता है, केवल एक हैलोजन परमाणु जुड़कर एल्किल हैलाइड बनाएगा, यानी मोनो हैलो एल्केन बनाएगा। यदि क्या अधिक हो, एल्केन अधिक हो, तो अगर एल्केन अधिक होगा तो हैलोजन सीमित मात्रा में है, तो एक ही हैलोजन परमाणु जुड़ेगा उसमें, ठीक है। तो यहां पे मोनो हैलोजनीकरण होगा। अब इसको एक कक्षा 10 में भी बताया गया है कि जो एल्केन होते हैं ना, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो ज्यादा क्रियाशील नहीं होते हैं, लेकिन जब इनको प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है या अधिक ताप दिया जाता है, तब इसमें से क्लोरीन क्या करता है, आसानी से क्रिया कर लेता है। क्लोरीन और ब्रोमीन आसानी से क्रिया कर सकता है, लेकिन ये जो क्लोरीन होते हैं, फ्लोरीन और आयोडीन, ये नहीं क्रिया करते। ये जो फ्लोरीन होता है ये क्रिया करके दूसरा कुछ उत्पाद बनाता है और एक विस्फोटक पदार्थ बनाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है, इसलिए अक्रिया नहीं, इसमें ये और आयोडीन की अक्रिया नहीं होती, यानी फ्लोरीनीकरण। ये इनको याद रखना है कि एल्केन के द्वारा हम कौन सा एल्किल हैलाइड नहीं बना सकते, तो हम फ्लोराइड और आयोडाइड वाला एल्किल हैलाइड नहीं बना सकते। यहाँ पे मैंने लिख दिया नोट में। अब यहाँ पे जब ये होगा तो मोनो हैलोजन बनेगा केवल। देखो यहाँ पे मुक्त मूलक निर्माण हुआ ना, Cl2 बनेंगे, एक H क्या करेगा, Cl से क्रिया कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, और एक Cl आकर यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब बताओ ये क्या बन गया, एल्किल हैलाइड बन गया कि नहीं, मेथिल क्लोराइड बन गया, ठीक है। तो ये बन गया एल्किल हैलाइड। लेकिन दूसरा वाला थोड़ा समझना, यदि हैलोजन अधिक मात्रा में हो, यानी जब हैलोजन अधिक मात्रा में होगा तो वो एक ही एल्केन से वो कई सारे हैलोजन को क्या कर सकता है, जोड़ सकता है। तो वहां पे क्या होगा, पॉली हैलोजनीकरण होगा, ठीक है। क्या होगा, पॉली हैलोजनीकरण। अब पॉली हैलोजनीकरण का मतलब कैसे होता है, इसको ध्यान समझना। देखो इसमें भी मुक्त मूलक बनेंगे, याद रखना मुक्त मूलक के द्वारा हो रहा है, इसमें भी मुक्त मूलक बनेंगे। एक Cl EH से क्रिया करके HCl बना देगा, ठीक है, और एक Cl इसमें आकर जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3Cl। फिर अब देखो इसमें मतलब अधिक मात्रा में कौन है, हैलोजन है, ये बना देगा। फिर Cl2 की अभिक्रिया इसी में होगी, यही होगा, यूवी प्रकाश होगा, ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणें यही होंगे। फिर यहां से एक H निकलेगा, एक Cl से क्रिया करके क्या बना देगा, HCl। अब एक और क्लोरीन यहां पे जुड़ जाएगा,
अब क्या बन जाएगा, CH2Cl बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर यूवी प्रकाश की उपस्थिति में प्रक्रिया होगा, फिर यहां पे एक HCl निकल जाएगा ना, एक Cl, एक मिनट, फिर Cl2 प्रक्रिया करेगा यूवी प्रकाश की उपस्थिति में, फिर एक Cl से प्रक्रिया करके क्या बना देगा, HCl। अब क्या बन जाएगा, CHCl3 ना, एक हाइड्रोजन निकलता जाएगा, क्लोरीन जुड़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा है और एल्केन कम है। तो दो तरीके से कौन अधिक मात्रा में, उसके आधार पर ये बनेगा। तो यहां पे बन जाएगा CHCl3 बन जाएगा। फिर रिएक्शन होगा, फिर यहां पे Cl2 जुड़ेगा ना, Cl2 जुड़ेगा यूवी प्रकाश की उपस्थिति में। अब लास्ट वाला हाइड्रोजन बचा है तो बन जाएगा CCl4 और क्या बन जाएगा, HCl। अब इनका नाम कैसे लिखोगे आप अपने कॉपी में लिख लेना। ये तो है हमारा मेथेन, ये है क्लोरीन गैस। क्लोरीन, एक क्लोरीन इससे प्रक्रिया करके मेथिल क्लोराइड बनाता है, यानी क्लोरोमेथिन बना लेता है। फिर उसके बाद जब क्लोरीन फिर ऐड होता है इसमें तो बन जाता है डाइक्लोरोमेथेन। दो क्लोरीन हो गए ना, तो डाइक्लोरोमेथेन बन जाएगा। फिर जब प्रक्रिया होगा तो ट्राइक्लोरोमेथेन, इसका सामान्य नाम होता है क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म याद रखना, इसका सामान्य नाम होता है। फिर Cl2 प्रक्रिया करके CCl4 बना लेता है। तो CCl4 क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड या फिर टेट्राक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन बोलोगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब नोट में क्या दिया है उसको समझते हैं। एल्केन अधिक होने पर जितने प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु होंगे उतने प्रकार के समावयवी एल्किल हैलाइड बनेंगे। अब यहां पे थोड़ा सा समझने की बात है। एल्केन अधिक मात्रा में है, ठीक है, और एल्केन अधिक मात्रा में है तो हाइड्रोजन परमाणु के प्रकार के आधार पर उतने प्रकार के क्या बनेंगे, एल्किल हैलाइड बनेंगे। ठीक है, अब यहां पे समझो ध्यान से। क्लोरीनीकरण, इसमें दो ही प्रक्रिया हो सकती है, एक क्लोरीनीकरण हो सकता है और एक ब्रोमीनीकरण हो सकता है। समझ रहे हो ना। अब यहां पे जो मैंने लिखा है ना, ये हाइड्रोजन प्रकार लिखा है। हाइड्रोजन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्राथमिक हाइड्रोजन, द्वितीयक हाइड्रोजन, तृतीयक हाइड्रोजन। समझ आ रहा है ना इतना, प्राथमिक हाइड्रोजन, द्वितीयक हाइड्रोजन, तृतीयक हाइड्रोजन। यहां अनुपात बनाया गया है। मान लो कि किसी भी एल्केन में तीनों प्रकार के हाइड्रोजन उपस्थित हैं, तीनों प्रकार के हाइड्रोजन उपस्थित हैं, तो उसमें जो हैलोजन होगा, वो हैलोजन जो होगा वो 3 प्रकार के उत्पाद बनाएगा और सबसे अधिक उत्पाद कौन सा बनेगा, तृतीयक हाइड्रोजन वाला। समझ रहे हो नहीं। प्राथमिक हाइड्रोजन को विस्थापित करने के लिए 1 गुना काम करता है क्लोरीन। द्वितीयक हाइड्रोजन को विस्थापित करने के लिए 3.8 गुना काम करता है क्लोरीन, और तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु को हटाने के लिए 5 गुना काम करता है। तो सबसे अधिक मात्रा में एल्किल हैलाइड कौन सा बनेगा, तृतीयक वाला बनेगा। समझ रहे हो ना। जैसे एग्जांपल के द्वारा यहां पे हम समझते हैं। देखो अब यहां पे समझना, अब यहां पे बताओ कितने प्रकार के हाइड्रोजन है। अगर कोई हाइड्रोजन प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है तो उसको हम प्राथमिक हाइड्रोजन कहेंगे। समझ आ गया। अगर कोई हाइड्रोजन द्वितीयक कार्बन से जुड़ा है तो उसे हम द्वितीयक कार्बन कहेंगे। और ये भी प्राथमिक, ये भी देखो, ये प्राथमिक कार्बन है, ये द्वितीयक कार्बन है और ये तृतीयक कार्बन, तृतीय नहीं है, ये भी प्राथमिक कार्बन है ना, ये भी प्राथमिक कार्बन, ये भी प्राथमिक कार्बन, ये द्वितीयक कार्बन है। ठीक है, अब उसमें क्या समझना है, ये वाला हाइड्रोजन प्राथमिक कार्बन है, ये वाला हाइड्रोजन द्वितीयक हाइड्रोजन है, और ये वाला हाइड्रोजन प्राथमिक हाइड्रोजन ये भी है। तो इसका मतलब इसमें कितने प्रकार के हाइड्रोजन हैं, 2 प्रकार के। तो कितने प्रकार के उत्पाद बनेंगे, 2 प्रकार के उत्पाद बनेंगे। कौन कौन से, ध्यान समझना, देखो ध्यान समझना, 2 प्रकार के उत्पाद कौन कौन से बनेंगे। देखो, एक Cl द्वितीयक हाइड्रोजन को हटाने की टेंडेंसी ज्यादा है कि नहीं, तो पहले द्वितीयक वाला बना लेते हैं। तो एक Cl क्या करेगा, ये CH3 ऐसे रहेंगे, एक हाइड्रोजन हट गया है, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन हट गया तो इसमें क्या जुड़ गया, क्लोरीन जुड़ गया है, और फिर उसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, पूरा ऐसा रहेगा, तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं करना है। एक Cl, इसमें कोई भी बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं होती, याद रखना। कार्बनिक रसायन में बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं होती, तो इसमें बैलेंस नहीं करोगे या करोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पहला प्रोडक्ट ये बनेगा और ये अधिक मात्रा में बनेगा, यानी ये बनेगा 55% बनेगा, ये प्रोडक्ट 55% बनेगा। और अब तृतीयक हाइड्रोजन, प्राथमिक हाइड्रोजन को हटाने की बारी है। CH3 CH2 CH2 Cl बन जाएगा। समझ रहे हो, ये बनेगा 45%। समझ आ रहा है इतना, ये बनेगा 45%। अभी बताओ समझ में आएगा नहीं, फिर से ध्यान सुनो। इसमें लिखा है नोट में, एल्केन अधिक होने पर जितने प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु होंगे उतने प्रकार के समावयवी एल्किल हैलाइड
बनेंगे। समावयवी का मतलब होता है कि संरचना भिन्न रहेगी लेकिन आणविक सूत्र क्या रहेगा, समान रहेगा। उस घटना को हम क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। और ऐसे पदार्थ को समावयवी कहते हैं। इसमें भी देखोगे ना तो इसमें आणविक सूत्र जो होगा वो समान होगा, संरचना केवल भिन्न है। यहाँ पे क्लोरीन प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है, यहाँ क्लोरीन द्वितीयक कार्बन से जुड़ा है, तो संरचना भिन्न हो गई, तो ये समावयवी है। अब अगला समझते हैं ब्रोमिनीकरण। ब्रोमिनीकरण में क्या होता है, मुख्य उत्पाद को पहचानना होता है। देखो ब्रोमीन होगा तो प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु के हटाने की केवल 1 गुना क्षमता रखता है, 1 गुना, और द्वितीयक हाइड्रोजन परमाणु को हटाने की 21 गुना, यानी इसका 21 गुना रखता है। हाँ 81 गुना रखता है, सॉरी 81 गुना रखता है। और तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु को हटाने के लिए 1600 गुना रखता है। तो बताओ कौन सा अधिक मात्रा में एल्किल हैलाइड बनेगा, तृतीयक वाला बनेगा। अब यहाँ पे देखो, समझो ध्यान से, तो यहाँ पे 1600 गुना ज्यादा है, 1600 गुना ज्यादा है, तो हमको वही प्रोडक्ट लिखने हैं जो सबसे अधिक मात्रा में बन सकते हैं। यानी इससे केवल आपको यही लिखना है, बनेंगे तो ये भी ठीक है। अब जैसे वैसे भी मान लें कि आपके पास 1 रुपए, आपके दोस्त के पास 81 रुपए है और आप तीसरे दोस्त के पास 1600 रुपए है, तो किससे खर्चा करवाएंगे, जिसके पास ज्यादा होगा ना तो यही खर्चा करेगा और इसी का नाम होगा। और आपके पास या दूसरे दोस्त के पास कम पैसा है तो सबसे अधिक मात्रा में ये वाला बनेगा, यानी तृतीयक वाला ज्यादा बनेगा, तृतीयक एल्किल हैलाइड ज्यादा बनेगा। कैसे बनेगा देखो ध्यान से। अब इसमें तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु को पहचानने की कोशिश करो। ये प्राथमिक है, देखो प्राथमिक कार्बन है, ये भी प्राथमिक कार्बन है, ये भी प्राथमिक कार्बन है, और ये तृतीयक कार्बन है, क्योंकि 3 तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा है ना, कार्बन से जुड़ा है तो तृतीयक कार्बन हो गया। और इससे जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु है, बाकी सब प्राथमिक है। हमको प्राथमिक क्या लेना है भाई, 1600 रुपए लेना है कि 1 रुपए लेना है, 1 रुपए 1600, ठीक है। तो यहां पे हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा, वो भी मुख्य, वो कौन रहेगा, ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा, इसको याद रखना है। ये वाला मुख्य प्रोडक्ट बनेगा तृतीयक ब्यूटील ब्रोमाइड, तृतीयक ब्यूटील ब्रोमाइड या फिर नियो ब्यूटील ब्रोमाइड। तो फ्लोरीन आयोडीन अक्रिया नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, याद रखना है, ठीक है, नहीं करेंगे। आगे इधर देखो, एल्कीन से कैसे बनाएंगे। एल्कीन से 2 तरीके से बनाते हैं। पहला HX के संयोजन द्वारा बनाएंगे, यानी हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन, यानी योगज अक्रिया द्वारा। योगज मतलब समझते हो ना, योगज में दोनों जुड़ते हैं, ठीक है, दो रिएक्टेंट रहेंगे, 2 अभिकारक रहेंगे, आपस में जुड़कर केवल एक प्रोडक्ट बनाएंगे। उसे संयोजन अक्रिया कहो, योगज अक्रिया कहो, या योग अक्रिया, योगात्मक ही हो गया, योगात्मक अक्रिया कहो। अब इसमें क्या गया, इलेक्ट्रॉन रागी योगात्मक अक्रिया द्वारा, ठीक है, होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रागी पहले जुड़ता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, इसको मैंने शॉर्ट में बनाया तो यहाँ पे समझना। इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब क्या होता है, कौन से परमाणु या परमाणु समूह इलेक्ट्रॉन रागी होते हैं। इलेक्ट्रॉन रागी मतलब जिनको इलेक्ट्रॉन पसंद है। अरे धनावेश जो रहेगा उसको इलेक्ट्रॉन पसंद रहेगा। अब मान लो HX है, तो HX में कौन ऋणावेश है और कौन धनावेश, बोला ना हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन द्वारा। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, हाइड्रोजन का कम होता है, इसका ज्यादा होता है, तो इसका मतलब इस पर माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा। तो इसमें क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन रागी पहले जुड़ता है। ये इलेक्ट्रॉन रागी है और ये क्या है, नाभिक रागी है। नाभिक माने प्लस, नाभिक में प्रोटॉन होता है, तो किसको प्लस वाला पसंद है, किसको इलेक्ट्रॉन पसंद है। जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद होगा उसको इलेक्ट्रॉन रागी कहेंगे, जिसको प्लस पसंद होगा यानी प्रोटॉन पसंद होगा उसको नाभिक रागी कहेंगे। इसको याद रखना है। जिसमें इलेक्ट्रॉन रागी पहले जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन रागी मतलब पहले हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, अपने आप को संतुलित कर लेगा, फिर उसके बाद हाइड्रोजन जाके जुड़ता है, बाद में अटैक करता है, ठीक है, बाद में अटैक करेगा। अब यहां पे समझते हैं सममित एल्कीन क्या होता है और असममित एल्कीन क्या होता है। सममित एल्कीन का मतलब जहां पे द्विबंध है उसके दोनों तरफ समान कार्बन की संख्या होनी चाहिए। बताओ समझ आया। सममित एल्कीन का मतलब होता है जहां द्विबंध है उसके दोनों तरफ समान कार्बन परमाणु होने चाहिए। तो उसमें तुम्हें चिंता नहीं लेना है, एक तरफ हाइड्रोजन जोड़ दो, एक तरफ हाइड्रोजन जोड़ दो, बन जाएगा प्रोडक्ट। जैसे यहां पे मान लो, अब यहां पे इधर इस द्विबंध समझो, इधर एक कार्बन इधर भी एक कार्बन है, इसका मतलब दोनों तरफ बैलेंस है, बैलेंस है, इसका मतलब ये सममित एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, ऐसे समझो। फिर एक तरफ क्या जोड़ दोगे तुम, हाइड्रोजन। देखो इधर हमने ऐसे नहीं लिखते,
इधर हमने H जोड़ दिया, पहले तो यहाँ हाइड्रोजन ही जोड़ना है। जब हाइड्रोजन जोड़े, देखो ये बंध तो बीच वाला टूटेगा, जब ये बीच वाला बंध टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, एक मिनट, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जब इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा, गलत हो रहा है क्या? नहीं, ये प्लस हो जाएगा, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए तो ये प्लस बनेगा और ये माइनस बनेगा, यानी ये बन जाएगा कार्बोकेटायन और ये बन जाएगा कार्बोरेडायन, कार्बो एनायन और कार्बोकेटायन। याद आ रहा है कुछ? कार्बोधनायन और कार्बोरेडायन, ठीक है। इधर आएगा तो इधर, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन है तो प्लस है, ये प्लस वाला इधर जुड़ेगा, मतलब इसमें किधर भी जोड़ दो क्योंकि सममित है, उधर भी जोड़ो चाहे इधर जोड़ो, हमको सीधा जोड़ के ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब इसको तुम कैसे भी करके बना सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो CH3 CH2X। अब सुना कितना, मतलब सुना इतना? अगर सममित होगा तो तुम्हें कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, एक तरफ हाइड्रोजन जोड़ देना है, एक तरफ हैलोजन जोड़ देना है बस। लेकिन असममित जब आती है तो वहां पे हैलोजन कंफ्यूज हो जाता है कि हम किधर जोड़ें। असममित का मतलब ये होता है कि असममित मतलब ये होता है, देखो CH3 CH द्विबंध CH2, ठीक है, HCl। यहां पे कैसे होगा ध्यान समझना। अब ये देखो ये असममित एल्कीन है, ठीक है, यहां पे देखो द्विबंध है, इधर एक कार्बन है और इधर दो कार्बन है, तो ये हो गया असममित एल्कीन। बात समझ गया? अब जब इधर HCl जुड़ेगा तो वहां पे क्या कहता है ये सुनो, इससे दो प्रकार के, दो बार लिख दिया, इससे दो प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, दो प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे। पहले प्रोडक्ट को बना लेते हैं फिर आगे नियम को पढ़ते हैं। दो प्रकार के प्रोडक्ट कौन कौन बनेंगे? Cl कहेगा कि एक काम करते हैं, एक बार इधर जुड़ जाते हैं और एक बार इधर जुड़ जाते हैं, बस मैं नहीं इतना। तो एक बार Cl यहां जुड़ेगा और एक बार Cl यहां जुड़ेगा, एक बार हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा और एक बार हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा। तो फिर इसमें समझने क्या होता है, देखो इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि बंध तो यहां से टूटेगा ना। संयोजन क्रिया में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बंध टूटते हैं, ठीक है, वो संतृप्त बनते हैं। CH हो गया, ठीक है, यहां पे Cl जुड़ गया, ठीक है, यहां पे हो गया और यहां पे H जुड़ गया तो क्या बन जाएगा? पहला प्रोडक्ट ये बन गया। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 लिखना है, CH लिख देना यहां पे। अब हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा और यहां पे आके क्या जुड़ेगा? क्लोरीन जुड़ जाएगा। ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन मार्कोनी काफ रूल क्या कहता है उसको समझना है। यहां पे क्या कह रहा है कि मार्कोनी काफ नियम के अनुसार केवल एक प्रोडक्ट मुख्य होता है। और कौन सा प्रोडक्ट मुख्य होता है? जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की डेंसिटी कम हो, उसी कार्बन पर जाकर इलेक्ट्रॉन नाभिक रागी जाके जुड़ता है, यानी हाइड्रोजन परमाणु जाके जुड़ेगा, ठीक है। मार्कोनी काफ रूल यह कहता है कि आपके पास अगर असममित एल्कीन है तो माइनस चार्ज वहां जाके जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजिस कार्बन पर हाइड्रोजन की डेंसिटी कम हो, मतलब हाइड्रोजन की संख्या कम हो। अब तुम मुझे बताओ, अब अगर मैंने ऐसे लिख दिया है CH3 CH द्विबंध CH2 प्लस HCl, यहां पे मैंने ऐसे लिख दिया है। अब तुम ही सोच के बताओ मार्कोनी का रूल क्या कहता है कि जिस कार्बन पर, देखो बंध जहां टूटेगा उसी कार्बन पर ध्यान देना है। अगर बंध यहां पे टूटेगा तो यही दोनों कार्बन इफेक्ट होंगे कि नहीं, तो यहां पे ये देखना है कि किस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। कौन से कार्बन पे? बीच वाले या किनारे वाले? बीच वाले पे हाइड्रोजन की संख्या कम है ना। अगर हाइड्रोजन की संख्या कम है तो हमारा Cl आके यहीं जुड़ेगा, और जब Cl यहां पे जुड़ेगा तो यहां पे H जुड़ेगा। तो यहां पे केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा, किसके अनुसार? मार्कोनी काफ नियम के अनुसार। तो यहां पे बन जाएगा CH3 CH Cl और CH2H। इसको आप बना सकते हो, यहाँ पे जैसे मैंने CH3 CH2 लिख सकते हो और CH2 Cl लिख सकते हो, यहाँ पे CH3 CH Cl और CH3 लिख सकते हो। अब इसका नाम तुम लिख ही सकते हो, RPSC नाम लिखो या फिर इसका सामान्य नाम लिखो, ये नाम मतलब ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। अभी इसको नहीं समझाया है तो एक बार इसको देख लेना, दोबारा नहीं समझाया फिर कहना, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा नीट और जेई जैसा मैंने तैयार किया है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, समझ आ गया? तो इसको क्या करो, लिख लो दोबारा। तो अभी तक हमने क्या समझा है? अभी तक हमने एल्किल हैलाइड बनाने की एक ही विधि समझी है और वो भी हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। हाइड्रोकार्बन से यानी एल्केन से बना सकते हैं और एल्कीन से बना सकते हैं, समझ रहे हो? नहीं, एल्केन से केवल हम एक विधि से ही बना सकते हैं, और वो विधि क्या है? हैलोजन परमाणुओं के मतलब हैलोजनीकरण से। तो उसमें क्या होता है कि उसमें मतलब हमने समझा था कि जितने भी प्रकार के हाइड्रोजन होंगे उतने प्रकार के प्रोडक्ट
बनेंगे। जितने प्रकार के हाइड्रोजन होंगे उतने प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे। और कितने प्रकार मतलब कौन सा प्रोडक्ट मुख्य होना चाहिए वो किस पर डिसाइड करता है कि हाइड्रोजन परमाणु, कौन सा हाइड्रोजन परमाणु स्थापित किया गया है, प्राथमिक किया गया है, द्वितीयक किया गया है या फिर तृतीयक, यानी किस एल्किल हैलाइड बनने का चांस सबसे ज्यादा रहता है, तृतीयक एल्किल हैलाइड। ठीक है, इसको याद रखना। फिर उसके बाद हमने क्या समझा था, एल्कीन से कैसे बनाएंगे। ठीक है, एल्कीन से हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका यह है कि हैलोजन अम्लों के संयोजन द्वारा, हैलोजन अम्ल के संयोजन द्वारा, और दूसरा विधि क्या है, हैलोजनीकरण द्वारा, यानी उसमें हैलोजन का संयोजन द्वारा होता है। तो यहां पे हम समझते हैं थोड़ा, उसमें हमारा रह गया था कि अगर सममित एल्कीन रहेगा तो एल्किल हैलोजन को किसी भी परमाणु में जोड़ दो, लेकिन अगर असममित एल्कीन रहेगा तो उसके लिए आपको एक नियम का पालन करना होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मार्कोनी काफ का नियम। ठीक है, मार्कोनी काफ का नियम क्या कहता है कि असममित एल्कीन में नाभिक रागी जैसे कि हैलोजन परमाणु या फिर OH उस कार्बन परमाणु पर जुड़ते हैं जहां H परमाणु की संख्या, यानी जहां H की संख्या क्या होती है, कम होती है। ये मार्कोनी काफ रूल है, इसको याद रख लेना क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है जहां पे असममित एल्कीन आ गया। ठीक है, और दूसरा क्या है, एंटी मार्कोनी काफ रूल। एंटी मार्कोनी काफ रूल जो होता है वो मार्कोनी काफ रूल का क्या होता है, एकदम उल्टा होता है, लेकिन इसमें एक उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है और उस उत्प्रेरक का नाम क्या है, पेरोक्साइड। ठीक है, उस उत्प्रेरक का नाम क्या है, पेरोक्साइड है। और एंटी मार्कोनी काफ रूल में एक और चीज याद रखना होता है, इसमें केवल HBr की जरूरत होती है बस, इसमें HCl आप नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें HI नहीं जोड़ सकते हैं और HF नहीं जोड़ सकते हैं, केवल क्या जोड़ सकते हैं, HBr। बाकी मार्कोनी काफ रूल जो होता है वो दो के लिए इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा, HBr और HCl। और HF और HI जो होता है वो थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, इसलिए वो अभिक्रिया उतना नहीं करता है। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर मार्कोनी काफ नियम का पालन होगा तो HBr को जब इसमें हम जोड़ेंगे तो ये H जो होगा वो इसमें जुड़ेगा और Br जो होगा वो कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जुड़ेगा, तो इसमें जुड़कर द्वितीयक क्या बना देगा, द्वितीयक एल्किल ब्रोमाइड बनाएगा, यानी द्वितीयक प्रोपिल ब्रोमाइड। इसको हम क्या कर सकते हैं, द्वितीयक प्रोपिल ब्रोमाइड बनाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे पेरोक्साइड रख देते हैं तो यहाँ पे अब क्या होगा, एंटी मार्कोनी काफ नियम का पालन होगा, जिसमें इसका उल्टा होता है। इसका उल्टा कैसे, इसमें Br जुड़ा था मार्कोनी काफ में, इसमें H जुड़ा था, और इसमें क्या होगा, इसमें Br जुड़ेगा, इसमें Br जुड़ेगा और इसमें H जुड़ेगा, तो ये वाला प्रोडक्ट बनाएगा। अब आपसे प्रश्न कैसे करेगा, प्रश्न ऐसे करेगा कि प्रोपीन से 2 ब्रोमो प्रोपेन कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, प्रोपीन से 2 ब्रोमो प्रोपेन कैसे प्राप्त करेंगे और 1 ब्रोमो प्रोपेन कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहां पे आप दोनों के नियम का पालन करेंगे, मतलब दोनों का नियम लगा देंगे, मार्कोनी काफ भी लगा देंगे और एंटी मार्कोनी काफ। बहुत सिंपल है, मार्कोनी काफ रूल यह कहता है कि जो नाभिक रागी होता है, यानी जिसको प्लस पसंद है, ठीक है, जिसको नाभिक पसंद है। अब किसको नाभिक पसंद हो सकता है, यूरिडाइन होगा, यूरिडा बेस होगा, वो उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम हो। अब ये तो याद करना पड़ेगा ना। और एंटी मार्कोनी काफ क्या होता है, उसका उल्टा होता है और उसमें पेरोक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हो गया। नोट में मैंने लिखवा भी दिया है कि एंटी मार्कोनी काफ नियम HBr के लिए ही केवल जरूरी है। ठीक है, दूसरा नाम इसका क्या होता है, एंटी मार्कोनी काफ का नियम का दूसरा नाम क्या होता है, खरास प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव। याद रखना, खरास प्रभाव भी कहते हैं और पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। अब तुम्हें मार्कोनी काफ रूल कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बहुत सारे रिएक्शन को तुम्हें याद दिला देगा। ठीक है, एल्कोहल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एल्किल हैलाइड है, वहां पे आप H2O जोड़ दीजिए और मार्कोनी काफ रूल कर दीजिए, तो वहां पे हम समझेंगे भी जब एल्कोहल बनाना होगा। अब दूसरा देखो, पहला क्या समझा था हमने, हैलोजन अम्लों के संयोजन द्वारा। पहला हमने क्या समझा था, एल्कीन से जब हम क्या बनाएंगे, एल्किल हैलाइड, तो वहां पे हमने समझा था हैलोजन अम्लों के संयोजन द्वारा। और यहाँ पे हम दूसरा यानी क्या समझेंगे, हैलोजन के संयोजन द्वारा। हैलोजन माने Cl2, Br2, I2, F2, इन दोनों का संयोजन होगा। उसमें HBr था, HCl था, HI था, HF था, इसमें केवल इसमें H2 होगा, मतलब Br2 होगा, I2 होगा, Cl2 होगा और F2 होगा। ठीक है, ज्यादातर रिएक्शन आप कौन सा बना सकते हैं, ज्यादातर रिएक्शन आप HBr और HCl का ही बना सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन और ब्रोमाइड, क्लोरीन और ब्रोमाइड ज्यादातर रिएक्शन करते हैं। इसमें थोड़ा समझते हैं क्या होता है। इस विधि से विसिनल डाई हैलाइड बनता है, क्योंकि दोनों परमाणुओं का क्या जुड़ना होता है इसमें। ठीक है,
और किसी अणु में द्विबंध पता लगाने की महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि भी है। तो इसका इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना कि जब भी किसी भी एल्कीन में हमको हैलोजन को जोड़ना होगा तो वो, अब बताओ, बीच में अगर कार्बन का बंध दोनों टूटेगा, एक बंध टूटेगा तो एक हैलोजन इस वाले कार्बन पे लगेगा और एक हैलोजन उसके बगल वाले कार्बन पे लगेगा। और जब निकटवर्ती कार्बन पर कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसको क्या कहते हैं? विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं ना। इसको हमने पढ़ के रखा है। और दूसरा क्या होता है कि कैसे पता चलता है कि द्विबंध है? एल्कीन में द्विबंध होता है ना, कैसे पता चलेगा? अब देखो, ये एथीन है, ठीक है। अब इसमें हमने ब्रोमीन डाल दिया, Br2 हमने इसमें डाल दिया। ब्रोमीन का रंग कैसा होता है? लाल होता है, यहां पे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में इसको घोलकर इसमें एथीन मिला देंगे। ये उत्प्रेरक का काम करेगा, ऐसे याद रखना। अब इसमें क्या होगा? इसका एक बंध टूट जाएगा। जब एक बंध टूटेगा तो यहां पर एक इसमें Br जुड़ जाएगा और इसमें Br जुड़ जाएगा। अब इसका रंग कैसा हो जाएगा? रंगहीन। जब हमने इसमें डाला था तो ये लाल रंग था, लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो ये कैसा हो गया? रंगहीन। तो फिर इसको क्यों कहा जाता है कि किसी भी अणु में अगर हमको द्विबंध का पता लगाना है तो उसको कैसे पता लगाएंगे? उसमें ब्रोमीन गैस डाल देंगे। किसमें मिलाकर? कार्बन टेट्रा क्लोराइड में मिलाकर। तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा, रंग गायब हो जाएगा। तो ये द्विबंध पहचानने की विधि है। समझ रहे हो किसमें द्विबंध है कि नहीं है? पहला हमने हाइड्रोकार्बन से कैसे प्राप्त किया जाता है, उसमें 3 विधि आपको समझ में आ गया ना। एल्केन से 1 विधि होती है, एल्कीन से 2 विधि होती है। अब यहां पे समझते हैं एल्कोहल से कैसे प्राप्त करेंगे। तो एल्कोहल से हम 1, 2, 3 विधि समझने वाले हैं। इसमें ध्यान समझना है करके, ठीक है। सांद्र हैलोजन अम्ल के साथ अक्रिया। किसकी अक्रिया करवाएंगे? अगर किसी एल्कोहल की अक्रिया हम सांद्र हैलोजन अम्ल के साथ करवाते हैं तो हमको एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। रिएक्शन देखो और इसको पढ़ के तुम लिख सकते हो, इसलिए मैंने वो पढ़ने वाला चीज नहीं लिखा इसमें ना। जैसे मान लो हमारे पास एल्कोहल है और हैलोजन अम्ल है, यक्स माने Cl, Br, F और I, तो यक्स के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसकी अपने हमने इसके साथ करवा दिया। अब ध्यान समझना, इस पर आंशिक ऋणावेश आ सकता है ना, और इस पर आंशिक धनावेश आ सकता है। और OH क्या होता है? ऋणावेश होता है। और ये क्या मान लो तब इसको, अब इनका क्या कर दो? विस्थापन, द्विविस्थापन कर दो। यक्स माइनस है तो प्लस वाले से आके जुड़ जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस वाले से जुड़ जाएगा, तो ये H2O बना देगा और ये ReX बन जाएगा। लेकिन ये बनेगा, ठीक है, लेकिन नीचे क्या दिया गया है उसको समझते हैं। प्राइमरी व सेकेंडरी एल्कोहल। प्राइमरी व सेकेंडरी एल्कोहल किसे कहते हैं? देखो, जब किसी भी एल्कीन में जो OH है अगर वो प्राथमिक कार्बन परमाणु जुड़ा है तो उसको क्या कहोगे? प्राथमिक एल्कोहल। और अगर द्वितीयक कार्बन परमाणु जुड़ा है तो द्वितीयक कार्बन परमाणु, और अगर तृतीयक कार्बन परमाणु जुड़ा है तो तृतीयक एल्कोहल कहोगे ना उसको, अगर OH जुड़ा है। तो यहां पे देखते हैं, प्राथमिक व द्वितीयक एल्कोहल से प्राप्त करने के लिए निर्जल ZnCl2 उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। समझ इतना? अगर हमको प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल से क्या प्राप्त करना है? एल्किल हैलाइड प्राप्त करना है, तो वहां पे एक उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ेगी जिसको हम कहेंगे जिंक क्लोराइड, ठीक है। निर्जल जिंक क्लोराइड यानी शुष्क जिंक क्लोराइड लेंगे, ठीक है, इसको मिला देंगे उसमें। तब यहाँ पे और तृतीयक एल्कोहल को प्राप्त करने के लिए हमको उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा? रिएक्शन कर जाएगा। मतलब इस टेम्परेचर पर अगर हम किसी तृतीयक एल्कोहल में HCl डालते हैं तो हमको आराम से या आसानी से हमको क्या मिल जाएगा? एल्किल क्लोराइड मिल जाएगा, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा है, अगर प्राथमिक एल्कोहल में HCl डालते हो और तब इसमें निर्जल ZnCl2 की आवश्यकता पड़ेगी, और उसके साथ साथ क्या होगा? उच्च ताप की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाके हमको एल्किल क्लोराइड मिलेगा, और जल तो मिलेगा ही, ठीक है। अगर हमको द्वितीयक एल्कोहल से एल्किल हैलाइड प्राप्त करना है तो हमको निर्जल ZnCl2 तो चाहिए ही, लेकिन रूम टेम्परेचर पर भी वो रिएक्शन हो जाएगा। यहां पे मैंने लिखा है कि मिनटों में गंधलापन देगा, मतलब ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो थोड़ा सा गंदा प्रोडक्ट बनेगा। गंदा मतलब दिखने में थोड़ा सा मटमैला हो जाएगा ना, गंधलापन का मतलब मटमैला हो जाएगा। और ये वाला जो रिएक्शन होगा ये जल्दी रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये जल्दी रिएक्शन नहीं, तो धीरे धीरे होगा, बहुत स्लो रिएक्शन होगा ये। और तृतीयक अगर हमारे पास एल्कोहल है, अगर हमारे पास तृतीयक एल्कोहल है तो किसी भी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रूम टेम्परेचर पे HCl को डालो और सेकंडों में हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? बन जाएगा। अब पहचानेंगे कैसे? अब यहाँ पे एक और विधि यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर हमारे पास HCl प्लस ZnCl2 हो, निर्जल होना चाहिए, ये ZnCl2 क्या होना चाहिए? निर्जल, ठीक है। अगर हमारे पास HCl और ZnCl2 निर्जल ZnCl2 है तो उस अभिकर्मक को हम क्या नाम दे देते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक। अब आपसे प्रश्न कर सकता है कि ऐसा कौन सा अभिकर्मक है जिससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और
टर्सरी एल्कोहल को पहचान सके तो ल्यूकास अभिकर्मक है। कैसे पहचानेंगे, ध्यान समझना है। अगर ल्यूकास अभिकर्मक को रूम टेम्परेचर पर टर्सरी एल्कोहल में डालते हैं तो वो टर्सरी एल्कोहल में जो रंगहीन होगा वो तुरंत मटमैला पदार्थ बना देगा, तुरंत बनेगा, यानी सेकंड में बनेगा। द्वितीयक एल्कोहल में डालेंगे तो उसको कुछ मिनट लगेंगे, कुछ समय लगेगा। लेकिन जब आप प्राइमरी में डालेंगे तो वो रूम टेम्परेचर अगर रखे रहेंगे तो रूम टेम्परेचर पर वो मटमैला पदार्थ नहीं देगा जब तक उसको गर्म नहीं करेंगे। तो जब गर्म करेंगे तब जाके वो मटमैला पदार्थ उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे इसलिए ये बताया गया ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है वो इनको पहचानने में मदद करता है। कौन? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल को पहचानने में मदद करता है। ये HCl की अक्रिया हो गई। लेकिन HBr अगर अक्रिया करवाना है एल्कोहल से, HBr की अक्रिया एल्कोहल से करवाकर अगर हमको RBr प्राप्त करना है तो यहाँ पे क्या जरूरी है, यहाँ पे क्या दिया गया है कि RH ले लीजिए और HBr लीजिए, 48% ले लीजिए HBr का विलयन, ठीक है, जिसमें HBr 48% हो, ठीक है। अब इसको लगातार उबालते रहिए। इसमें हमने केवल विलयन में डाल दिया, ठीक है, उत्प्रेरक के साथ, तो हमारा ये प्रोडक्ट बन गया। लेकिन इसको लगातार उबालते रहना है अगर हमको RBr प्राप्त करना है, तो RBr तब प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर HI से प्राप्त करना है, एल्कोहल को HI से अक्रिया करवाना है तो हमको चाहिए आर्थोफास्फोरिक अम्ल। इसका फार्मूला यही होता है H3PO4, ये आर्थोफास्फोरिक अम्ल। इसमें लगातार गर्म कीजिए तब जाके RI मिलेगा, ठीक है। एल्कोहल है, सांद्र हैलोजन अम्ल के साथ अक्रिया करवाए तो सांद्र हैलोजन अम्ल होना चाहिए। तो यहाँ पे RF कहाँ पे है, मतलब HF कहाँ पे है, तो HF अक्रिया करेगा तो विस्फोटक पदार्थ बनाएगा और वो रिएक्शन नहीं हो सकता, इसलिए HF यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये चीज इसमें ये प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे आर्थोफास्फोरिकम हमको 95% इतनी सांद्र मात्रा में उसको लेना है। दूसरा समझ लेते हैं। इसमें देखो पहला क्या है, एल्कोहल की अक्रिया हम सांद्र हैलोजन के साथ करवाएंगे तब हमको एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे थायोनील क्लोराइड के साथ अक्रिया करवाना है। इस पूरी विधि में सबसे बेस्ट विधि जो है वो इसी को माना जाता है। क्यों? क्योंकि आगे हमें भी हम उसके बारे में बताएंगे कैसे। देखो, इस विधि को हम डार्जेंस विधि भी कहते हैं, नाम तो याद रखना पड़ेगा, डार्जेंस विधि कहते हैं, ठीक है। केवल RCl बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर हमने अल्कोहल के साथ थायोनील क्लोराइड की अक्रिया की तो उसमें केवल हम RCl ही बना सकते हैं और कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इसमें थायोनील माने SO और क्लोराइड माने Cl है। तो जब इसमें Cl है तो RCl ही बन सकता है ना, तो इसको याद रखना है। सबसे बड़ी विधि नहीं, सबसे बढ़िया विधि, ठीक है। ये पूरे एल्कोहल से अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो ये इस रिएक्शन मतलब इस पूरी विधि में सबसे बढ़िया विधि यही है, क्योंकि इससे उपयोगी प्रोडक्ट ही बनता है। उपयोगी मतलब समझो ध्यान से। देखो, ये क्या हो गया, एल्कोहल हो गया, और ये हमारा क्या है, थायोनील क्लोराइड है, ठीक है, थायोनील क्लोराइड है। अब इसके साथ जब हम अभिक्रिया करेंगे तो यहां से एक ऑक्सीजन SO के साथ मिलकर क्या बना लेगा, क्या बन रहा है यहाँ पे, गैस बनेगा तो उड़ जाएगा, गैस बनेगा तो उड़ जाएगा। और यहाँ पे HCl से अप्लाई करके क्या बना लेगा, HCl, ये भी गैस बनेगा, ये भी उड़ जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट में बचेगा क्या, RCl केवल बचेगा। और जितना भी विधि आपने पढ़ा है उसमें क्या होता है कि उसमें जल भी बन रहा है, तो इसका मतलब हमको इसमें आसवन करने की जरूरत पड़ेगी, और इसमें तो हमको शुद्ध RCl प्राप्त हो रहा है, इसलिए सबसे बढ़िया विधि इसको माना जाता है, RCl प्राप्त करना हो तब, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या समझते हैं कि फास्फोरस हैलाइड के साथ अक्रिया। अब फास्फोरस हैलाइड कितने प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है फास्फोरस ट्राई हैलाइड, ठीक है, फास्फोरस ट्राई हैलाइड। और ये क्या हो सकता है, फास्फोरस 5 है ना, तो 5 के लिए पेंटा लगा देंगे, पेंटा हैलाइड, ठीक है। यह है फास्फोरस ट्राई हैलाइड, यह है फास्फोरस पेंटा हैलाइड। देखिए सुनिए, हमने यहाँ पे लिया है फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। जब ये इसे अक्रिया करेगा तो ये 3 Cl है, R से अक्रिया कर लेगा तो RCl बन जाएगा, ठीक है, RCl बन जाएगा। और यहाँ पे एक और हमारा अम्ल बनेगा H3PO3, ठीक है, H3PO3 बन जाएगा। तो उसको ऐसे याद रखना है इसमें, ठीक है। PCl3 अक्रिया करेगा, यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड अक्रिया करेगा तो ये तीनों Cl, 3 R चाहिए तब, तो यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे तो 3 इसके साथ अक्रिया करके बना लेगा। फिर उसके बाद RCl बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास P1 है, ऑक्सीजन भी 3 है और हाइड्रोजन भी 3 है, तो H3PO3 बन जाएगा, यानी फास्फोरस अम्ल बन जाएगा,
इसको आप फास्फोरस अम्ल कहोगे, और यहाँ पे H3PO4 जो है उसको आप क्या कहोगे, फास्फोरिक अम्ल कहोगे ना। यहाँ पे आर्थो लिखा है लेकिन इसको आप फास्फोरिक अम्ल भी कह सकते हो। तो ये चीज हमारा इसमें बनेगा। अब इसमें जब हमको बनाएंगे तो इसमें याद रखना है इस प्रकार से है कुछ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एक Cl इससे अपक्रिया कर लेगा और एक Cl इससे अपक्रिया कर लेगा, इस हाइड्रोजन से, थोड़ा समझना, ठीक है। क्योंकि मुक्त मूलक अपक्रिया है, इसमें मुक्त मूलक का निर्माण होगा तो कोई किसी से साथ भी अपक्रिया जाके कर लेगा। और यहाँ पे बचा PCl3, ठीक है। अभी देखो दो Cl यहाँ से निकल गए, अभी PCl3 बचा है, तो ये PCl3 इससे अपक्रिया कर लेता है। अब दोनों को आगे लिख देते हैं। देखो RCl से अपक्रिया करेगा तो एल्किल हैलाइड बन गया, प्लस PCl3 से अपक्रिया करके POCl3 बना देगा, प्लस HCl से अपक्रिया करके HCl बना देगा। इसका नाम पता है एल्किल क्लोराइड कहोगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहोगे। इसका नाम है फास्फोरस, फास्फोरस ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी बोल दोगे, फास्फोरस ऑक्सी, और ये हो जाएगा ट्राई क्लोराइड, ट्राई क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। फास्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड हो जाएगा। अगला समझते हैं। आप केवल PCl3 या PCl5 ही ले सकते हैं, PBr3 PBr5 या फिर PI3 PI5 नहीं ले सकते हैं क्योंकि अस्थायी होता है। तो अगर आपको फास्फोरस के साथ मिलाकर अपक्रिया करवाना है तो ऐसे में क्या करेंगे, आप ब्रोमीन आयोडीन गैस ले लेंगे और उसको लाल फास्फोरस में मिलाकर अपक्रिया करवाएंगे, तब हमको क्या मिल जाएगा, RCl मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना कुछ? थोड़ा सा इसमें क्या चाहिए, समझदारी और अभ्यास दोनों आप लोगों को करना पड़ेगा, आपको याद रखना है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो इसको अभी किसको कहां क्या नहीं समझ आया वो बता दो। हाँ, यही वाला ना, इसमें कुछ भी नहीं है। हमने क्या कहा कि अगर हमें फास्फोरस हाइलाइड लेना है, अब हाइलाइड का मतलब यक्स होता है, यक्स माने Cl, Br और I, या कोई भी हो सकता है, लेकिन स्टेबल अस्थाई कौन है, केवल Cl जब फास्फोरस साथ अपक्रिया करता है तो वही आपने देखा होगा हमेशा, पेंटा ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ही ज्यादातर हम देखते हैं किसी भी रिएक्शन में, क्योंकि ये अस्थाई होते हैं। ये अस्थाई नहीं होते हैं, इसलिए इनको दूसरी विधि से अपक्रिया कराया जाता है। X2 है ना, X2, अब X2 है तो अब किसी भी तरीके से क्या होगा, एक X माने क्या, एक मिनट गलती होगा, यहाँ पे Cl नहीं रहेगा ना, क्योंकि X2 के स्थान पे क्या होना चाहिए, Br2 और I2 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा Br या फिर Ri मिलेगा। समझ गया? और इसमें कोई बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाल फास्फोरस जो उपयोग हुआ है वो प्रेरक के रूप में उपयोग हुआ है, ताकि वो इसमें जोड़ सके, OH को निकाल सके, ठीक है। तो ये रिएक्शन इसमें ये होता है। और ये न समझ आया तो फिर इसको आप देख लेना सही से, बाकी इसमें दिक्कत होगा तो बता देना, ठीक है।